नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नरेंद्र सिंह सोमवंशी कौटिल्य एकेडमी में। हमारी जो शतकों के एमसीक्यू की सीरीज चल रही है, उसी कड़ी में आज हम फिर से भारत की राज्य व्यवस्था से संबंधित 100 एमसीक्यू को लेकर सामने आए हैं। पिछला एक वीडियो आ चुका है इसका पॉलिटी का, और ये दूसरा है। इसके पुराने और 10-11 वीडियो बन चुके हैं, आप उसको प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो सीधा हम आज भारत की राज्य व्यवस्था से संबंध में 100 एमसीक्यू की अगली सीरीज को प्रारंभ करते हैं। भारत में इसमें संविधान में पूछा गया है कि संशोधन नहीं किए जा सकते हैं। तो दोस्तों, कब संशोधन नहीं किए जा सकते, ये फैक्ट बताया गया है। तो सीधा सीधा हम इन तर्कों पर चलते हैं जो आधार बताए गए हैं कि संविधान में संशोधन कब नहीं किया जा सकता है। तो संविधान में संशोधन हमारे संविधान के भाग 20 में, संविधान के भाग 20 में अनुच्छेद 368 है, ठीक है। इसमें संविधान में संशोधन की प्रक्रिया विधि का उल्लेख है, और भारत के संविधान में संविधान संशोधन करने की जो विधि है, जो प्रावधान है, वो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। ये महत्वपूर्ण तथ्य आपके लिए एक्स्ट्रा जो हम बताते चलते हैं, उसको आप अपनी नोटबुक में नोट करते जाएं। आपके लिए बहुत अच्छा ये सेशन होने वाला है। तो दोस्तों, सीधा हम स्टेटमेंट पढ़ते हैं। लोकसभा राज्यसभा को साधारण बहुमत से ये तो किया जा सकता है, यानी संविधान संशोधन का आधार ये सही है, लोकसभा राज्यसभा पारित करेंगे साधारण बहुमत से। संसद सदस्यों के 2/3 बहुमत से, संसद सदस्यों के 2/3, राज्यों के 1/3 बहुमत से। तो राज्यों की 1/3 बहुमत से, इसका मतलब होता है आधे बहुमत से, ठीक है, राज्यों के आधे बहुमत से, ठीक है। तो इसमें कहा गया है कि संविधान संशोधन नहीं किए जा सकते। तो दोस्तों, ये होता है साधारण बहुमत। एक होता है संविधान में साधारण बहुमत, जिसमें जितने लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर होंगे, जितने उपस्थित हैं, उनमें सर्वाधिक यदि किसी पक्ष में मतदान कर दिए तो वो साधारण बहुमत से विधेयक पारित कर दिया जाता है। जैसे राज्यों का गठन किया जाना, जैसे जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन बिल लाया गया था, उसमें केवल साधारण बहुमत से प्रस्ताव पारित किया गया था। दूसरा आता है विशेष बहुमत। विशेष बहुमत में जो है 2/3 बहुमत जरूरी होता है, यानी जितने हाउस के मेंबर हैं उसके टोटल सदस्यों का 2/3 माना जाएगा, और जो सदस्य सारे पूरे हाउस के हैं उनका भी 2/3 माना जाएगा। ये अनिवार्य शर्त होती है, अगर उतने नहीं है तो उसको संशोधन नहीं माना जाएगा। तीसरा आता है 2/3 बहुमत, यानी विशेष बहुमत प्लस राज्यों का समर्थन, आधे राज्यों का समर्थन। जैसे जीएसटी कानून पारित हुआ था, उसमें आधे राज्यों की सहमति भी पारित करवाना जरूरी हो गया था, इसीलिए 2016 में पारित होने वाला जीएसटी कानून 2017 में लागू हुआ था, क्योंकि आधे से कम से कम आधे राज्यों का समर्थन जरूरी होता है। तो ऐसे राज्यों का समर्थन लंबी समयावधि के पश्चात तक प्राप्त होता है, इसलिए उसको 1 साल लग गए थे। जनमत संग्रह से नहीं होता, ये स्टेटमेंट गलत है। हमारे देश में जनमत संग्रह से संविधान संशोधन करने की परंपरा नहीं है, ऐसा प्रावधान नहीं है। लेकिन दुनिया में एक देश है स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड में संविधान संशोधन में जनमत संग्रह आयोजित कराया जाता है, यानी वहां जो है जनमत संग्रह, लोगों का व्यू फीडबैक लिया जाता है संविधान संशोधन करने के लिए, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, ये अपनाया नहीं जाता। और यहाँ ये जो 1/3 बहुमत है, ध्यान रखिएगा, ये आधा है, ठीक है। यहाँ संबंध, यहाँ का मतलब है आधे राज्यों का समर्थन, ठीक है। आगे बात करते हैं, भूतकालिक प्रभाव से लागू होने वाला अपनी तरह का पहला संविधान संशोधन अधिनियम कौन सा है। तो दोस्तों, ये भूतकालिक प्रभाव से लागू होने वाला जो अधिनियम है वो 10वां है, और ये 1961 में जो दादर नगर हवेली है और दमन दीव है, इसको भारत के संघ में मिलाने के लिए, यानी भारत का केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाने के लिए, भारतीय राज्य में, भारतीय संघ में सम्मिलित करने के लिए इसका जो है संविधान में संशोधन किया गया था। क्योंकि दादर नगर हवेली दमन दीव ये पहले जो है पुर्तगाली क्षेत्र हुआ करते थे, तो तत्कालीन समय में जैसे भी वो क्षेत्र रहे हों, जो भी वहां व्यवस्था रही हो, उन सबको मिलाकर ये दादर नगर हवेली को किसमें मिला लिया गया, भारत में। और ये भूतकालिक प्रभाव से लागू हो गया, यानी तत्कालीन समय में जो भी नियम विनियम रहे हों उन सबको लागू कर दिया जाएगा। तो ये 10वां संविधान संशोधन इसके लिए पारित किया गया था, ध्यान रखेंगे। आगे बात करते हैं नेक्स्ट, संविधान की प्रस्तावना को निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के अंतर्गत संशोधित किया गया था।
तो दोस्तों संविधान की जो प्रस्तावना होती है वो प्रस्तावना किसी भी ग्रंथ का एक आईना होती है, एक आमुख होती है, उसका सारांश होती है। तो उसी तरीके से हमारे संविधान की जो प्रस्तावना है अमेरिका के संविधान की प्रस्तावना से प्रेरित है। संविधान में जो प्रस्तावना की भाषा है ऑस्ट्रेलिया से ली गई है और जो फॉर्मेट है वो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो जो संविधान में प्रस्तावना है उसमें संविधान में संशोधन कब किया गया, यानी प्रस्तावना भी संविधान का अंश है और उसमें भी संशोधन करने के लिए संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। तो इसके लिए एकमात्र संशोधन हुआ है अभी तक, वो 42वां 1976, क्योंकि इस संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे। एक था समाजवादी, कौन सा शब्द था? समाजवादी, और एक था पंथ निरपेक्ष और एक था अखंडता। ये ऐसे तत्व थे जिनके बारे में प्रावधान तो संविधान के आंतरिक भागों में है लेकिन वो सारांश वाले भाग में नहीं था जो संविधान का दर्शन है। संविधान का दर्शन स्पष्ट करने में प्रस्तावना हमारी मदद करती है। जब न्यायालय की भाषा हो या अन्य कुछ, सरकार को जब अर्थ समझने में दिक्कत हो, न्यायालय को अर्थ समझने में दिक्कत हो, तब संविधान निर्माताओं के मन की कुंजी को जानने का आधार कौन सी होती है? प्रस्तावना होती है। समाजवाद का मतलब होता है जो सार्वजनिक संसाधन है उन पर सबका अधिकार हो, सब पर सार्वजनिक वितरण समान हो। पंथ निरपेक्षता का मतलब है राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, सभी व्यक्तियों के साथ राज्य धर्मनिरपेक्ष व्यवहार करेगा। अखंडता का मतलब होता है भारत की संप्रभुता एकता अक्षुण्ण रहेगी, देश को टूटने से बचाना, देश में राष्ट्रीय एकता की भावना को जागृत करना। ऐसे जो तत्व हैं, ऐसे जो मूल्य हैं, ये 3 जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। पेपर में कई बार पूछा जाता है कि संविधान की प्रस्तावना में कब संशोधन हुआ? 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ। कितने शब्द जोड़े गए? 3 शब्द जोड़े गए और ये थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। संविधान का 65वां संविधान संशोधन अधिनियम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो दोस्तों ये जो संविधान हमारा लागू हुआ था 26 जनवरी सन 1950 को, उसके बाद से अब तक 105 संविधान संशोधन हो चुके हैं। कितने हो चुके हैं अब तक 105 हो चुके हैं। यानी संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, तब से जो भी प्रावधान लागू किए गए थे उनमें समय समय पर जो भी आवश्यकता अनुसार परिस्थितियां हुई उनमें कुछ नई चीजों को समावेशित करने के लिए संविधान में संशोधन से उपबंध जोड़े गए। ठीक है, हमारे संविधान निर्माताओं ने भारतीय संविधान को इस तरह बनाया है कि वह आवश्यकता, दशा, परिस्थिति और मांग के अनुरूप अपने स्वरूप में बदलाव ला सके। इसलिए भारत का संविधान कठोरता और लचीलेपन का सम्मिश्रण है। कठोर इसलिए बना है क्योंकि कोई भी सत्ताधारी दल, कोई भी तानाशाही सरकार अपना मनमाना व्यवहार करके उसको परिवर्तित ना कर सके, और लचीला इसलिए भी है क्योंकि यदि समय के साथ कोई विधि आवश्यक हो उसमें संशोधन भी किया जा सके। ठीक है, तो उसी क्रम में एक 65वां संविधान संशोधन पारित किया गया था सन 1990 में। कब पारित किया गया था? 1990 में पारित किया गया था। और ये जो संविधान संशोधन था वो पारित किया गया था SC ST के लिए आयोग बनाने का संवैधानिक जो दर्जा है वो प्रदान करना था। मतलब SC ST जो अनुसूचित जाति समुदाय है, अनुसूचित जनजाति समुदाय है, उनके लिए कल्याणकारी कार्य करने के लिए, उनके जो अधिकार हैं उनका अन्वेषण करने के लिए, उनके कल्याण के लिए, सुझाव देने के लिए, परामर्श देने के लिए जो आयोग गठित होगा उसको संवैधानिक रूप से दर्जा प्रदान कर दिया जाए, संवैधानिक निकाय बना दिया जाए। इसके लिए यह संविधान संशोधन किया गया था और इसके द्वारा अनुच्छेद 338 में इस आयोग को संवैधानिक दर्जा देने की बात कही गई थी। बाद में फिर इसमें एक 89वां संविधान संशोधन हुआ था 2003 में, जिसमें SC और ST आयोग को अलग अलग कर दिया गया था। ठीक, और हाल ही में अभी 102वां संविधान संशोधन 2018 में पारित हुआ है, जिसमें पिछड़ा वर्ग के लिए भी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दे दिया गया है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट तथ्य हैं, आप इनको नोट करते जाएं जो हम इनसे रिलेटेड बताते चलते हैं। तो सीधे हम नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। और यह प्रश्न, चूंकि दोस्तों हमने इस MCQ सीरीज को इस तरीके से प्रेजेंट करने का जो तरीका अपनाया है वो
आपके लिए चाहे यूपीएससी की परीक्षा हो, एमपीपीएससी की परीक्षा हो या अन्य कोई वनडे एग्जाम हो जिसमें सामान्य ज्ञान पूछा जाता है, उससे संबंधित अत्यंत गूढ़ प्रश्नों को, अत्यंत कठिन या चुनौतीपूर्ण प्रश्नों को एक सरल तरीके से एक सारांश के रूप में हम बताने का प्रयास करेंगे। और आप हमसे जुड़कर हमारे सहयोग के साथ आप हमें मोटिवेट करें, आप हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो हम सीधे इस प्रश्न को देखते हैं। क्या इस भाव है इस प्रश्न का? इस प्रश्न का भाव है कि ऐसे कौन से मामले हैं जिन पर संवैधानिक संशोधन संभव है, जिसमें कम से कम आधे राज्यों की विधानसभा की सहमति जरूरी है। हमने पहले प्रश्न में चर्चा की थी, संविधान संशोधन 3 प्रकार से होता है, साधारण बहुमत, विशेष बहुमत और विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों का अनुसमर्थन। तो जो संविधान संशोधन है वो 3 प्रकार से हमने बात करी थी। पहला साधारण होता है, ठीक, और दूसरा होता है विशेष बहुमत से, और चौथा होता है विशेष प्लस आधे राज्य, ठीक, आधे राज्यों का अनुसमर्थन। तो ये जो हमने कहा कि भारत का संविधान कठोरता और लचीलेपन का सम्मिश्रण है, भारत का संविधान नम्य और अनम्यता का सम्मिश्रण है, वो ये बताता है कि साधारण बहुमत से मतलब लचीला संविधान है, किसी भी राज्य का नाम बदल दिया जा सकता है, किसी भी राज्य की सीमा क्षेत्र के नाम में परिवर्तन किया जा सकता है। विशेष बहुमत होता है जिसमें कोई भी कानून या संविधान संशोधन किया जाएगा जिसमें लोकसभा राज्यसभा दोनों सहमत हों और बाकायदा उनका 2/3 बहुमत हो, तभी पारित होगा। तीसरा आता है राज्यों और संसद का बहुमत हो, तो यानी ऐसा संशोधन जिसमें राज्यों की भी सहमति आवश्यक हो। तो ऐसा संविधान संशोधन कैसा होगा? कठोर होगा, क्योंकि जो सत्ताधारी दल है, जाहिर सी बात है कि उसका बहुमत होगा तो संसद में पास करा लेगा कानून, लेकिन जो राज्यों की सहमति है वो मिलना कठिन है, और मिलेगी तो उसके लिए समय सीमा लंबी होगी। तो ऐसा संविधान संशोधन कठोर होता है, इसीलिए कठोरता और लचीलेपन दोनों का सम्मिश्रण इसमें देखा जाता है। तो पूछ रहा है कि जिसमें राज्यों की भी सहमति जरूरी है, संसद के दोनों सदन की, तो किसमें होगा? राष्ट्रपति का चुनाव होगा, ठीक, और संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व ये भी होगा। 7वीं अनुसूची का विषय कोई एक ये भी होगा। किसी राज्य की विधान परिषद को समाप्त करना ये इसमें जरूरी नहीं है। 1, 2, 3 इसका आंसर हो जाएगा, यानी इन तीनों में राज्यों की सहमति भी जरूरी है। ऐसा क्यों? चौथे में क्यों नहीं होगा? क्योंकि राष्ट्रपति पूरे देश का राष्ट्रपति होता है और यह संघीय मामला कहलाता है। अगर आप पॉलिटी अच्छे से पढ़े होंगे तो संघीय मामले का मतलब होता है जिस प्रावधान का संबंध राज्यों से भी होता है और देश से भी होता है, यानी केंद्र सरकार से, राज्य सरकार दोनों से, लेकिन वो अल्टीमेटली पूरे देश के लिए होता है। तो भले केंद्र सरकार सर्वोच्च है, लेकिन राज्यों की भी जो सरकार है उसकी भी सहभागिता होनी चाहिए, उसकी भी भूमिका होनी चाहिए, उनका भी महत्व होना चाहिए। इसलिए कोई ऐसा कार्य नहीं होगा जिसमें केवल केंद्र सरकार सहमत हो। तो ये राज्यों से भी जुड़ा मामला है, क्योंकि राष्ट्रपति पूरे देश का होता है। संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व मतलब संसद में राज्यों का जो रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है, वो सबका होगा। तो ये भी केंद्र पूरा देश से जुड़ा मामला है। 7वीं अनुसूची में कोई विषय, 7वीं अनुसूची में 3 सूची है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, ये भी केंद्र से जुड़ा मामला है, पूरा देश से जुड़ा मामला है, इसीलिए ये जो है जरूरी होगा। लेकिन किसी राज्य के विधान परिषद को समाप्त करना तो केवल किसी एक राज्य से संबंध रखता है, और जो हमारे संविधान निर्माता थे उन्होंने देश की अखंडता को श्रेष्ठ शीर्ष में रख करके, देश की संप्रभुता को शीर्ष में रख करके यहाँ केंद्र को सर्वोच्च बनाया है। तो यदि किसी भी राज्य में विधान परिषद का गठन किया जाना है तो वह राज्य की विधानसभा बाकायदा बहुमत पारित करके प्रस्ताव भेजेगी संसद को। संसद उस राज्य में विधान परिषद गठित भी कर सकती है, नहीं भी कर सकती, ये कोई कंपलसरी नहीं है। इसलिए यह जो है संघ से जुड़ा मामला नहीं है। तो ये 3 सही हो जाएंगे और चौथा गलत हो जाएगा। इसका मतलब इसमें 3 आंसर सही है ऊपर, ठीक है, ये इसका कोट सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, और बताया गया है कि भारत के संविधान में जो स्टेटमेंट दिए गए हैं उनमें से हमको सही कथन बताना है। तो भारत के संविधान में संशोधन केवल लोकसभा में एक विधेयक की पुनः स्थापना से द्वारा ही प्रारंभ किया जा सकता है, या यदि ऐसा संविधान संशोधन के संघीय चरित्र में परिवर्तन की मांग करता है तो संविधान संशोधन का समर्थन भारत के सभी राज्यों के विधानमंडल द्वारा किया जाना जरूरी है। तो बताइए इसमें कौन सा कथन सही है, ये पूछ रहा है। तो जो पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं इसमें लिखा है कि लोकसभा में संविधान में संशोधन केवल लोकसभा में नहीं राज्यसभा में भी लिया जा सकता है, ठीक है,
कोई भी संविधान संशोधन विधेयक अगर लाया जाएगा तो वो राज्यसभा में भी लाया जा सकता है या लोकसभा में भी लाया जा सकता है। इसके लिए कोई कंपलसरी नहीं है कि केवल लोकसभा में लाया जाए। हाँ, वित्त विधेयक होगा, धन विधेयक होगा, वो केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है पहली बार। ठीक है, तो यदि कोई संविधान संशोधन विधेयक होगा उसको किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। अब बोलोगे जीएसटी टैक्स जो था वो तो वित्त से संबंधित था, नहीं, वो संविधान संशोधन विधेयक था क्योंकि उसमें संविधान में संशोधन करना था। ठीक है, इसलिए वो राज्यसभा में पहली बार लाया गया था। तो यहाँ राज्यसभा और लोकसभा दोनों को जरूरी है, लेकिन यहाँ लिखा केवल, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। नेक्स्ट, यह संविधान संशोधन के संघीय चरित्र में परिवर्तन की मांग करता है तो संशोधन का समर्थन भारत के सभी राज्यों के विधानमंडल द्वारा। तो हमने जैसे पुराने प्रश्न में देखा कि यदि कोई संघीय मामले से संबंधित विषय है तो उसमें संशोधन करना है तो सभी राज्यों का अनुसमर्थन जरूरी नहीं है। कितने राज्यों का जरूरी है? आधा, कम से कम आधे राज्य। 28 राज्य हैं तो कम से कम 14 राज्य अपना समर्थन दे दें, तब कोई संविधान संशोधन विधेयक जो संघीय मामलों से संबंधित है वो पारित कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये भी गलत हो जाएगा। इसका मतलब है कौन सा सही है? ना तो एक ना तो दो। ठीक है, ना तो एक ना तो दो। ठीक है, दोनों इसका गलत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इसमें लिखा है कुछ स्टेटमेंट जिनका मिलान करना है। यहाँ संविधान संशोधन बताए गए हैं और उनका मिलान करना है कि उस संविधान संशोधन के द्वारा क्या किया गया था, क्या कुछ परिवर्तन हुआ था। एक हुआ था 52वां संविधान संशोधन सन 1985 में। तो दोस्तों, हमारा देश जब आजाद हुआ उसके बाद अपना संविधान बना, लेकिन देश में जो पहली संविधान सभा, पहली बार संसद जो गठित हुई उसमें ऐसे व्यक्ति, ऐसे नेता ज्यादा चुने गए थे जो राष्ट्र को अपना धर्म समझते थे और देश के प्रति समर्पित रहते थे। ठीक है, लेकिन समय के साथ परिस्थितियां बदली, लोगों की मानसिकता बदली और लोगों का दल बदल करना, अपने लाभ के लिए दूसरी पार्टी में ज्वाइन करना, ऐसे बहुत सारे मामले देखे गए। तब प्रश्न उठा कि दल बदल कानून एक बनाया जाए जिसमें यदि कोई व्यक्ति चुनाव लड़ता है और जीत जाता है, बाद में 1 साल बाद दूसरी पार्टी ज्वाइन कर लेता है, तब उसकी सीट जो है निरस्त हो जाएगी, फिर दोबारा चुनाव होगा, ऐसे में खर्चा बढ़ेगा। तो एक कानून लाया गया कि यदि कोई व्यक्ति जिस पार्टी से चुनाव जीतता है उसका, यदि वो उस पार्टी को छोड़कर किसी और पार्टी को ज्वाइन कर लेता है, उसकी सदस्यता रद्द कर दी जाएगी। ठीक है, यानी वो सदन का सदस्य नहीं रह पाएगा। लेकिन पहले ऐसा प्रावधान था कि वो दूसरी पार्टी को ज्वाइन रहते हुए भी सदन के सदस्य रह सकता था। ऐसा विषम प्रावधान थे जिसको संशोधित करके कानून बनाया गया कि कोई व्यक्ति जिस पार्टी के झंडे से, जिस पार्टी के चुनाव चिन्ह से चुनाव जीता है, दूसरी को ज्वाइन करेगा तो वो निरस्त माना जाएगा, उसकी उम्मीदवारी निरस्त कर दी जाएगी। तो इस तरीके से ये कानून संविधान संशोधन किया गया 1985 में। तो दल बदल के आधार पर अधिनियम पर अयोग्यता, ठीक है, उसको अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। 73वां संविधान संशोधन 1992, ये क्या था? ये पंचायती राज से संबंधित था। पंचायती राज की जो व्यवस्था है, ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत, ऐसी पंचायत राज सिस्टम के द्वारा गांव की जनता को भी अपना नेता चुनने, स्वयं नेतृत्व करने की जो शक्ति है उसको प्रदान करने के लिए संवैधानिक रूप से यह संविधान संशोधन किया गया था 1992, जो 24 अप्रैल 1993 से लागू हुआ था। कब लागू हुआ था? 24 अप्रैल 1993। इसलिए 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस भी मनाते हैं। ठीक है। 61वां संविधान संशोधन 1988-89, इसके द्वारा यह प्रावधान किया गया कि जो वोटिंग करने की एज है, अभी वोट करने की एज कितना है? 18 वर्ष, लेकिन पहले कितनी थी? 21 वर्ष। 1989 के पहले तक 21 वर्ष आयु प्राप्त करने वाला व्यक्ति ही वोट कर सकता था, लेकिन 1989 के बाद, 1988-89 के बाद ये प्रथा बंद हो गई और 18 साल कर दिया गया मिनिमम एज। ठीक है। 86वां संविधान संशोधन 2002, ये शिक्षा का अधिकार, इसमें आर्टिकल जोड़ा गया 21 का। इस संविधान संशोधन के द्वारा आर्टिकल जो है 21 का जोड़ा गया, जिसमें यह प्रावधान किया गया कि 6 से 14 साल तक की आयु के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार है। ठीक है, इसको मौलिक अधिकार घोषित किया गया। साथ ही साथ इसी एक्ट के द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, 11वां मूल कर्तव्य। ठीक है, 11वां मूल कर्तव्य क्या जोड़ा गया था?
11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया था, जो 6 से 14 साल के बच्चे हैं उनको उनके अभिभावक या प्रतिपालक जो भी हैं उनको शिक्षा का अवसर प्रदान करने, ये एक कर्तव्य भी है। तो ये दोनों को शामिल करता है। इस तरीके से 52वां हो जाएगा दल बदल का, 73वां हो जाएगा पंचायती राज, 61वां हो जाएगा मतदान की आयु, 86वां हो जाएगा शिक्षा का अधिकार। ठीक है, तो इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा आपका ये बी नंबर। ठीक है, सी का पहला। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस संविधान संशोधन द्वारा श्रेणी में विभक्त राज्यों को समाप्त करके राज्यों का पुनर्गठन किया गया था? बताएं आप, इसका आंसर क्या हो सकता है? दोस्तों आप भी अपना तर्क लगाएं, जो भी आप पढ़े होंगे उनका रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, और जो हम कुछ नई चीजों को बताते जाते हैं उसको भी आप अपने दिमाग में नोट कर लें या रफ में कॉपी में नोट कर लें। तो सीधे हम पढ़ते हैं, श्रेणी में विभक्त राज्यों को पुनर्गठन किया गया। ठीक है, किस तरीके से किया गया? तो दोस्तों जब हमारा देश आजाद हुआ था उस समय राज्यों को बांटने की जो श्रेणी थी ए बी सी डी में थी। राज्यों को कैसा बांटा गया था? ए बी सी डी। ठीक है, बड़े राज्य, उससे छोटे राज्य, फिर सी में, फिर ऐसे करके ए में बड़े राज्यों को शामिल किया गया था, फिर उनसे छोटे बी, फिर सी, फिर डी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह था। तो इस प्रकार से 4 भागों में राज्यों का बंटवारा किया गया था, क्षेत्रों का बंटवारा किया गया था। बाद में भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया। ठीक, राज्य पुनर्गठन आयोग बना फजल अली की अध्यक्षता में, न्यायमूर्ति फजल अली की अध्यक्षता में, और 1956 में एक संविधान संशोधन किया गया। ठीक है, न्यायमूर्ति फजल अली की अध्यक्षता में यह गठन किया गया था कि भाषा के आधार पर राज्यों को गठन किया जाए तो कितने राज्य, कितने केंद्र शासित प्रदेश बने। ठीक है, और इसकी जो राज्यों के गठन की कहानी है बहुत लंबी है। ठीक है, भाषा के आधार पर लोगों ने आंदोलन किया, राज्य बने। आंध्र प्रदेश जब बना था तो उस समय एक आंदोलनकर्ता कांग्रेसी नेता थे पोटी श्री रामुलु, उनकी आमरण अनशन में मृत्यु हो गई थी। तब सरकार घबरा गई और तेलुगु भाषियों के लिए पृथक आंध्र प्रदेश जब बना दिया तो अन्य भाषी राज्यों ने भी मांग की कि हमारे एक राज्य को भी भाषा के आधार पर गठित किया जाए। बंबई में गुजराती मराठी ने आंदोलन किया, ऐसे जो हिंदी बेल्ट और अन्य राज्यों थे उन्होंने भी आंदोलन किया। तो भाषा के आधार पर अल्टीमेटली गठन किया जाए, इसके लिए फजल अली राज्य पुनर्गठन आयोग बना। 1953 में, 1955 में अपनी सिफारिश दी और 1956 में इनकी सिफारिशों को मानकर एक संविधान संशोधन किया गया। इन्होंने जो सिफारिश दी थी फजल अली आयोग ने, उन्होंने कहा था 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाएं। इन्होंने कहा था कि 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाएं, लेकिन इनकी सिफारिशों को मानते हुए, संशोधन करते हुए सरकार ने 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए। ठीक, 6 यूनियन टेरिटरी बना दिया। तो इस प्रकार से 7वां संविधान संशोधन 1956 हुआ था इसके द्वारा। ठीक, ध्यान रखिएगा। ठीक, और आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में दे सकते हैं, हम उसका आंसर आपको जरूर देंगे। आगे बढ़ते हैं। किस संविधान संशोधन के द्वारा संसद की संविधान संशोधन की शक्ति को न्यायिक समीक्षा के दायरे से बाहर रखा गया है? तो दोस्तों हमारी जो संविधान में कई ऐसे प्रावधान थे जब समय समय पर सरकारों ने न्यायपालिका और कार्यपालिका, विधायिका के बीच एक शक्ति का द्वंद्व चला, शक्ति का जो बंटवारा है, शक्ति का जो लड़ाई है, उसको देखा गया। तो वही क्रम में संविधान संशोधन के द्वारा संसद की संविधान संशोधन की शक्ति को न्यायिक समीक्षा के दायरे से बाहर रखना। इसका मतलब, न्यायिक समीक्षा का मतलब होता है न्यायिक जांच करना। मतलब क्या वो कानून, क्या वो संशोधन न्याय संगत है, क्या वो संविधान के अंतर्गत है, संविधान के प्रावधानों के अनुकूल है क्या, इसकी जांच करना न्यायिक समीक्षा कहलाता है। और इस समीक्षा में यदि कमी पाई जाती है उसको समाप्त भी किया जा सकता है। ठीक है, ये न्यायपालिका को अधिकार है, क्योंकि न्यायपालिका को संविधान का संरक्षक घोषित किया गया है। न्यायपालिका संविधान की संरक्षक है और संविधान की व्याख्या करने का अधिकार न्यायपालिका को है। यह एक संविधान संशोधन था 24वां 1971, जो इंदिरा गांधी जी के समय में पारित किया गया था। और इस संविधान संशोधन के द्वारा यह बात कही गई थी कि अगर संविधान में संशोधन करती है संसद किसी भी भाग का, उसको किसी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जाएगा, किसी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जाएगा। इसका मतलब क्या था? इसका मतलब यह था कि संसद को संविधान संशोधन की सर्वोच्च शक्ति प्राप्त है, संसद सर्वोच्च हो गई, ठीक है, कानून बनाने की। लेकिन बाद में केशवानंद भारती वाद आया 1973 में, बहुत प्रसिद्ध वाद है, केस है सुप्रीम कोर्ट का, और उसने कहा कि संविधान संशोधन की शक्ति संसद के पास है, लेकिन वह शक्ति असीमित नहीं है।
संविधान में संशोधन कर सकती है संसद, लेकिन मूल ढांचे को बदल नहीं सकती। मूल ढांचा की अवधारणा आई, उसको हम आगे भी डिस्कशन करेंगे कई प्रश्न में विस्तार से, ठीक है। तो इस तरीके से ध्यान रखिएगा, ये 1971 में किया गया था। आगे बढ़ते हैं। 42वें संविधान संशोधन के समय देश के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री पद पर आसीन थे। तो कौन राष्ट्रपति था और कौन प्रधानमंत्री? 42वें संविधान संशोधन की बात है। 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था और उस समय जो राष्ट्रपति थे वो थे फखरुद्दीन अली अहमद और इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी, ठीक है। फखरुद्दीन अली अहमद क्या थे? राष्ट्रपति, और इन्होंने ही आपातकाल की घोषणा करी थी 1977 में, ठीक है। और इन्होंने ही इस बिल पर हस्ताक्षर किया था 42वें संविधान संशोधन को। 42वां संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, लघु संविधान कहा जाता है, क्योंकि इसमें लगभग 50 से ज्यादा संविधान संशोधन किए गए थे। इतने ज्यादा संविधान संशोधन होने के कारण इसको भारत का लघु संविधान की संज्ञा भी दे दी गई थी आलोचना के स्वरूप। तो फखरुद्दीन अली अहमद उस समय राष्ट्रपति थे, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी थी, और इसी समय विधानसभा लोकसभा का कार्यकाल एक साल बढ़ा दिया गया था ना। आगे बात करते हैं किस संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से 6वीं अनुसूची का विस्तार किया गया। तो दोस्तों 6वीं अनुसूची जो है वह असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन नियंत्रण के बारे में बात करती है। तो यहाँ कहा गया है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा 6वीं अनुसूची का विस्तार किया गया था। तो वह संविधान संशोधन कौन सा था जिसके द्वारा 6वीं अनुसूची का विस्तार किया गया? ठीक है, इसका आंसर है 37वां संविधान संशोधन के द्वारा 6वीं अनुसूची का विस्तार किया गया, जिसमें त्रिपुरा है, त्रिपुरा राज्य, उसके लिए भी त्रिपुरा राज्य के लिए भी क्या किया गया? 6वीं अनुसूची में जोड़ा गया, 6वीं अनुसूची में जोड़ा गया, ठीक है। त्रिपुरा राज्य को जोड़ा गया 6वीं अनुसूची में, ठीक है। यहाँ सॉरी ध्यान रखिएगा, ये 37वां नहीं 47वां है, ठीक है। 1984 में जोड़ा गया था, ठीक। ये कब जोड़ा गया था? 1984 में जोड़ा गया था, और 47वां संविधान संशोधन था इसके लिए। आगे बढ़ते हैं। किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 9वीं अनुसूची को न्यायिक समीक्षा से अधीन ला दिया गया? तो 9वीं अनुसूची क्या है? 9वीं अनुसूची संविधान में पहली संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई। इस अनुसूची में ऐसे नियम कानूनों को रखा गया जिनकी न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती थी, अर्थात उनको ऐसे विधि के तहत रखा गया जिस पर न्यायालय जो है कोई कार्यवाही नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि इसमें भूमि अधिग्रहण संबंधी विधियों का उल्लेख था। और भूमि अधिग्रहण क्या होता है? मान लीजिए सरकार कोई रोड बनाना चाहती है, वहां से जमीन लेना चाहती है, लेकिन जनता अपनी निजी जमीन होने के कारण उस पर बाधा डालेगी, लेकिन वो लोक कल्याण का विषय है, अगर रोड नहीं बनेगी तो विकास नहीं होगा। तो ऐसे समय में उन मामलों पर कोई न्यायालय दबाव ना करे, कोई हस्तक्षेप ना करे, इसके लिए ये न्यायिक समीक्षा से बाहर रख दिया गया था 9वीं अनुसूची को, ठीक है। लेकिन बाद में कोर्ट में कई मामले आए और उन मामलों में सुप्रीम कोर्ट द्वारा कहा गया कि यदि मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो 9वीं अनुसूची की भी समीक्षा की जा सकती है। 9वीं अनुसूची में शामिल विधियों को भी बाहर किया जा सकता है, ठीक है। आधार क्या बना? मौलिक अधिकार का उल्लंघन। तो ये जो केस था केशवानंद भारतीवाद, केशवानंद भारतीवाद में कहा गया था कि अगर क्या यह कहा गया था कि यदि मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो किसी भी वाद की, किसी भी केस की या किसी भी संशोधन की समीक्षा की जा सकती है, किसी भी अनुसूची की। तो इसके अधीन लाया गया केशवानंद भारतीवाद 1973। ये भारत का सबसे बड़ा केस था, इसमें 13 जजों की बेंच बैठी थी। आगे बढ़ते हैं। 105वां संविधान संशोधन विधेयक को किसके माध्यम से प्रस्तुत किया गया था? तो दोस्तों ये 127वां संविधान संशोधन विधेयक, ठीक। विधेयक क्या होता है और अधिनियम क्या होता है? तो दोस्तों एक्ट होता है, एक अधिनियम होता है, ठीक। एक्ट को ही क्या कहते हैं? अधिनियम। और एक होता है विधेयक, ठीक। विधेयक को क्या कहते हैं? बिल। विधेयक क्या होता है? जब तक कोई कानून राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षरित ना हो केंद्र में, राज्य में राज्यपाल द्वारा,
तब तक वो विधेयक कहलाएगा, केवल एक प्रपोजल है, केवल एक बिल है। यदि वो बिल दोनों सदन से पारित हो जाए, राष्ट्रपति हस्ताक्षर कर दे, तो वो अधिनियम बन जाएगा, कानून बन जाएगा। ऐसे ही राज्य में राज्यपाल के द्वारा। तो कोई भी संविधान संशोधन विधेयक यदि लाया गया है संविधान में संशोधन करने के लिए, तो दोनों सदन से पास हो चुका है, लेकिन राष्ट्रपति द्वारा मंजूरी नहीं मिली है, तो राष्ट्रपति द्वारा मंजूरी नहीं मिली है, तो उसको क्या कहा जाएगा? विधेयक। तो अभी तक लगभग 127 विधेयक लाए गए थे, जिनमें से 22 जो है पूर्ण रूप से पारित नहीं हो सके, इसीलिए यह संख्या 22 एक्स्ट्रा है। लेकिन ये विधेयक क्या है? 127वां है, और अधिनियम कौन सा है? 105वां है। यानी 22 विधेयक क्या हो गए? निरस्त हो गए राष्ट्रपति के सहमति से पूर्व ही, ठीक है, उनको समाप्त कर दिया गया था। इस तरीके से 127वां इसका क्रम आएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। और एक बात ध्यान रखिएगा, संविधान में संशोधन केवल केंद्र से यानी संसद के द्वारा होता है, राज्यपाल द्वारा राज्य में कुछ नहीं किया जा सकता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 52वें संविधान संशोधन के तहत मनोनीत सदस्य दल बदल कानून के तहत आयोग घोषित होंगे कब? तो देखिए, बहुत अच्छा सवाल है ये। इसमें कहा गया है कि इसमें कोई भी सदस्य मनोनीत होगा अगर, ठीक, मनोनीत सदस्य का मतलब क्या होता है? राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत होते हैं, और ऐसे सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। लेकिन जो सरकार होती है, केंद्र सरकार जिसकी सरकार होती है, वो मंत्रिपरिषद द्वारा सिफारिश की जाती है। ठीक है, तो जो 12 सदस्य मनोनीत होते हैं, अब तो लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन की मनोनयन होता था, अब उसको निरस्त कर दिया गया है, तो अब केवल राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत होंगे। इनके बारे में प्रावधान है कि यदि वो क्या कर दिए जाते हैं, किसी भी जो कि सांसद बन चुके हैं, किसी दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं, उनकी 6 माह के बाद किसी राजनीतिक सदस्यता ग्रहण की जाती है, तो उनको जो है क्या कर दिया जाएगा? आयोग को घोषित कर दिया जाएगा। तो इसका आंसर डी हो जाएगा सही। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 8वीं अनुसूची को अंतिम बार किस वर्ष संशोधित किया गया था? तो दोस्तों, ये 8वीं अनुसूची का संबंध किससे है? बहुत बार पेपर में पूछा जा चुका है। संविधान में टोटल 12 अनुसूचियां हैं। संविधान में टोटल कितनी है? 12, जिनमें से 8 टोटल थी, 8 थी मूल रूप से। मूलतः कितनी थी? मूलतः 8 थी। 9वीं जोड़ी गई 1951 में, भूमि अधिग्रहण कानून इसमें उल्लेखित है। 10वीं अनुसूची जोड़ी गई 1985 में, जिसमें दल बदल कानून लिखा है। ठीक, 11वीं अनुसूची जोड़ी गई 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा, और 12वीं अनुसूची जोड़ी गई नगर पालिका के नगरीय निकायों के लिए 1992 74वां संविधान संशोधन के द्वारा। पूछ रहा है 8वीं जो अनुसूची थी, 8वीं अनुसूची थी मान्यता प्राप्त भाषा। मान्यता प्राप्त जो 22 भाषा है, अभी उन 22 भाषाओं का उल्लेख है इनमें। ठीक है, पहले कितनी भाषा थी टोटल संविधान में? 8वीं अनुसूची में 14। ठीक है, बाद में 15वीं सिंधी बनी 1967 में, अब टोटल 22 है। तो 2003 में 52वां संविधान संशोधन 2003 हुआ था, जिसमें 4 भाषाओं को मान्यता दी गई थी, मैथिली, संथाली, बोडो, डोगरी। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा 2003। आगे बात करते हैं। भारत में संविधान में गारंटीड मूल अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं। तो मूल अधिकारों का निलंबन कब किया जा सकता है? राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा होने पर। दोस्तों, जब देश में राष्ट्रीय आपातकाल लग जाएगा, मान लीजिए कोई देश हम पर आक्रमण कर दे, युद्ध कर दे, और देश में सेना ही विद्रोह कर दे, तो सशस्त्र विद्रोह के आधार पर, बाह्य आक्रमण के आधार पर, युद्ध जैसी परिस्थितियां होने पर राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया जा सकता है। उस दौरान व्यक्ति के मौलिक अधिकार का क्या किया जा सकता है? निलंबन। लेकिन जो मौलिक अधिकार है, उनमें से एक अधिकार है 20 और एक है 21। अनुच्छेद 20 में लिखा है अपराधों के संबंध में दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। 20 जो बताता है अपराधों के संबंध में दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। इसका मतलब क्या है कि जो भी व्यक्ति को किसी आधार पर गिरफ्तार किया जाएगा, उसको एक अपराध के लिए एक सजा होगी, स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो ये जो है 20 नंबर उसके लिए हमेशा रहेगा, इस पर निलंबन नहीं होगा। 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की संरक्षण यानी उसका अधिकार है, तो किसी भी व्यक्ति को उसके प्राण से वंचित नहीं किया जा सकता, उस पर जान, उसका जो जीवन जीने का अधिकार है उससे वंचित नहीं किया जा सकता। तो 20 और 21 निरस्त नहीं होते, निलंबित नहीं होते, बाकी सब निलंबित हो जाते हैं। जैसे बोलने का अधिकार, ठीक है, सभा करने की स्वतंत्रता, कहीं कहीं हम शांतिपूर्ण धरना दे रहे हैं, उस पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा, धारा 144 कर्फ्यू लगा दिया जाएगा, इसीलिए वो हम लोग देखे ही होंगे। आगे बढ़ते हैं। हाँ,
निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान के मूल अधिकारों का अंश नहीं है? दोस्तों बताइएगा इसका कौन सा अंश नहीं है ये। तो मूल अधिकार संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक लिखे गए हैं, जिनमें से कह रहा है कि कौन सा अंश नहीं है। मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम का प्रतिषेध, ये अनुच्छेद 23 में है, ये सही है। कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध आर्टिकल 24 में दिया है, ठीक। किसी वृत्ति को करना, किसी व्यवसाय कारोबार करने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19F में है, 19G में है शायद, ऐसा कुछ 19 में है, व्यापार करने की स्वतंत्रता कहीं भी। और इसके अलावा जो उद्योगों के प्रबंधन की सहभागिता है, ये नीति निर्देशक तत्व में है, DPSP, ठीक है। DPSP में 43 का जोड़ा गया है 42वां संविधान संशोधन के द्वारा, तो ये नहीं होगा क्योंकि DPSP है, नीति निर्देशक तत्व है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। बाकी 3 आते हैं, इसका आंसर हो जाएगा C नंबर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, तो आप भी विचार करें थोड़ा और इसका सही आंसर अनुमान लगाएं क्या होगा। दोस्तों इसमें दिया गया है कौन सा कथन सही है। तो इसमें कहा गया है निर्वाचन को न्यायिक पुनर्विलोकन से बाहर कर दिया गया, ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि इसमें प्रधानमंत्री के निर्वाचन को न्यायिक पुनर्विलोकन से बाहर कर दिया गया, ये स्टेटमेंट सही नहीं है, ठीक। इसमें उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के बारे में बात कही गई थी। भारत के संविधान के 99वें संविधान संशोधन द्वारा अभिखंडित कर दिया गया क्योंकि न्यायपालिका स्वतंत्रता का अतिक्रमण करता था, तो न्यायपालिका ने इसको माना था, इसका आंसर बी हो जाएगा, केवल बी। इसमें NJAC का प्रावधान था। NJAC मतलब जो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में जज नियुक्त होते हैं उनके लिए एक आयोग बनेगा और वह आयोग सिफारिश करेगा जिसको वह जज बनेगा। लेकिन अभी व्यवस्था क्या है, अभी सुप्रीम कोर्ट के जज 4 वरिष्ठ जज होते हैं और 1 प्रमुख जज होता है, मेन न्यायाधीश। जो 5 होते हैं, 5 का कोलेजियम सिस्टम कहते हैं। वो कोलेजियम सिस्टम किसी व्यक्ति के नाम की सिफारिश करेगा जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जज बनेंगे, और वह राष्ट्रपति जो है उस सिफारिश को मानकर उनकी नियुक्ति कर देगा, यानी जज ही जज की नियुक्ति कर रहे हैं, ऐसी व्यवस्था है कोलेजियम सिस्टम की। लेकिन सरकार ने ऐसा करने का प्रयास किया था, एक आयोग बनाने का, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये हमारी न्यायपालिका पर अतिक्रमण है, इसलिए उसको निरस्त कर दिया था, ठीक। बी नंबर होगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित अधिनियमों में कौन सी घोषणा की गई थी कि संविधान के भाग 3 के किसी उपबंध को संशोधित करने की शक्ति प्राप्त नहीं है? तो दोस्तों ये मामला था बी नंबर, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967 में यह मामला आया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो संविधान में संशोधन है उसको संविधान संशोधन करने की शक्ति संसद को नहीं है। संसद को किसी भी भाग में मौलिक अधिकार का संशोधन करने की शक्ति नहीं है, तो मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता, ऐसा कहा था सुप्रीम कोर्ट ने। किसमें? गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य मामले में 1967 में। लेकिन 1973 में इसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा केशवानंद भारती बाद में कि मूल अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है, लेकिन मौलिक अधिकारों में संशोधन करने के जो क्रम में जो मूल ढांचा है संविधान का उसको निरस्त नहीं कर सकते आप, ठीक है। तो मूल भावना के साथ छेड़छाड़ नहीं किया जा सकता। और वो मूल भावना क्या होगी? तो सुप्रीम कोर्ट ने समय समय पर कई ऐसे प्रावधान गिनाए हैं जो मूल ढांचा है, उन पर आप नकारात्मक संशोधन नहीं कर सकते, केवल सकारात्मक संशोधन कर सकते हैं, ठीक है। समाज में समानता के होने का निहितार्थ यह है कि उसमें विशेषाधिकारों का भाव है। विशेषाधिकारों का भाव है, इसका आंसर हो जाएगा ए, विशेषाधिकारों का भाव। विशेषाधिकार क्या होते हैं? जैसे जो समाज के लोग हैं उनको, कुछ लोगों को विशेष अधिकार प्राप्त हो और कुछ लोगों को वह अधिकार प्राप्त न हो, उसको हम क्या कहते हैं? समानता के होने का अर्थ ना होना। लेकिन यहाँ समानता का अर्थ पूछ रहा है, निहितार्थ का मतलब अर्थ, समानता मतलब समानता का भाव, विशेषाधिकारों का अभाव। विशेषाधिकारों का अभाव का मतलब होता है सबको बराबर अधिकार प्राप्त है, किसी को विशेष अधिकार प्राप्त नहीं है। इसीलिए यदि कोई चोरी करेगा तो चाहे जिसका लड़का हो, नेता मंत्री जो भी, सब पर केस वही लगेगा। हत्या कोई करेगा सब पर वही केस लगेगा। भ्रष्टाचार कोई करेगा तो चाहे मंत्री हो, संतरी हो, नेता अभिनेता कोई भी हो, सब पर केस लगेगा, ठीक है। तो ये विशेषाधिकारों का अभाव है, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अधिकारों को मूल अधिकार कहा जाता है क्योंकि, अब इसमें जो स्टेटमेंट दिए गए हैं उनके आधार पर हमें बताना है कि मूल अधिकार क्यों कहा जाता है। यह संविधान में लिखे गए हैं, बिल्कुल सही है। यह प्रजातांत्रिक होते हैं, गलत। यह लोकतांत्रिक लोक कल्याणकारी है, गलत। यह
व्यक्तिगत व्यवसाय के लिए आवश्यक होते हैं, व्यक्तिगत विकास के लिए आवश्यक होते हैं, सही है। संसद के विरुद्ध कानून, संसद इसके विरुद्ध कानून नहीं बना सकती, बिल्कुल सही है। तो 1, 4 और 5 इसके आंसर हो जाएंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के साथ मिलाकर पढ़ने से सुप्रीम कोर्ट को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार परिभाषित होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये अनुच्छेद 14, 15, 16। मतलब ये कहा गया है कि जो समाजवाद है, समाजवाद का मतलब होता है समाज के सभी व्यक्तियों को समान अधिकार प्राप्त होना, समान संसाधन प्राप्त होना। तो समानता का अधिकार 14 बात करता है। 15 है, इसमें जो विभेद है उसको रोकने का अधिकार है। 16 में लोक नियोजन में अवसर की समानता है। ठीक, तो इस तरीके से ये तीनों अनुच्छेद इस समाजवाद की अवधारणा को पुष्ट करते हैं। इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत शिक्षण संस्थानों में जिसमें गैर सरकारी और सरकारी अनुदान प्राप्त सम्मिलित हैं और उनको आरक्षण की व्यवस्था प्रदान की जाती है? तो इसमें सही आंसर क्या होगा? जो पिछड़ी जाति है, अनुसूचित जाति जनजाति हैं, उनको आरक्षण की सुविधा शिक्षण संस्थान में किस आर्टिकल के तहत दी जाती है? तो ये आर्टिकल है अनुच्छेद 15(5). ठीक है, अनुच्छेद 15(5), जिसमें ये कहा गया है कि जो पिछड़ी जाति हैं, SC ST हैं, उनको शिक्षण संस्थानों में सीटों में रिजर्वेशन दे दो। ठीक है, इस तरीके से इसका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य सरकारों को क्या अधिकार प्राप्त है? राज्य सरकारों को पदों में आरक्षण का अधिकार प्राप्त है। तो बताएंगे क्या अधिकार प्राप्त है इनमें? ऐसी प्रतिनिधित्व में जिसमें सेवाओं में नहीं है। तो अभी हमने बात करी सरकारी स्कूलों में, अब आता है सरकारी नौकरियों में। तो इसके अंतर्गत जो आर्टिकल है 16(4), इसमें यह प्रावधान किया गया है। ठीक है, ध्यान रखेंगे आर्टिकल 16(4) में इनको जिसको पर्याप्त प्रतिनिधित्व तो नहीं है उसको सरकार जो है आरक्षण प्रदान करेगी। तो आरक्षण की अवधारणा जो है इस आर्टिकल से मिलती है। ठीक है, 16(4) में लोक नियोजन अवसर की समानता में यह सकारात्मक विभेद किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। संविधान के मूल अधिकारों के अंतर्गत स्वतंत्रता के अधिकार को 4 अनुच्छेदों द्वारा स्पष्ट किया गया है। तो वो कौन से आर्टिकल हैं? तो आप संविधान पढ़े होंगे, उसमें समानता का जो अधिकार है, समानता का अधिकार ये 14 से 18 आर्टिकल में दिया गया है। ये 5 आर्टिकल हैं। तो इसमें आर्टिकल 14 से 18 ये समानता के अधिकार को बताता है, जिसमें 14 में कानून के समक्ष समता विधियों का समान संरक्षण, 15 में धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव के निषेध की बात करता है, 16 में लोक नियोजन के अवसर में समानता, 17 में अस्पृश्यता, छुआछूत का अंत, 18 में उपाधियों का अंत जैसे समानता के अधिकारों की बात है। ठीक, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। अस्पृश्यता से उद्भूत अपराध घटित नहीं होगा। तो दोस्तों यह बहुत अच्छा प्रश्न है, पेपर में कई बार पूछा भी गया है कि जो अस्पृश्यता है, अस्पृश्यता जो होती है, छुआछूत जो होता है, निम्न जातियों के लिए, दलित जातियों के लिए संबोधित किया जाता है। इसके लिए बाकायदा SC ST कानून भी बना है। तो इसमें कहा गया है कि यदि अभियुक्त और परिवादी यानी आरोपित व्यक्ति और शिकायत करने वाला व्यक्ति यदि समान जाति से हैं, दोनों SC हैं, तो उन पर अपराध घटित नहीं होगा। ठीक, लेकिन यदि कोई उच्च जाति का है, तथा कथित उच्च जाति का और SC है, उस पर अपराध घटित होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मूल अधिकारों के किस संवर्ग में अस्पृश्यता के रूप में किए गए विभेदन के विरुद्ध संरक्षण समाविष्ट है? तो दोस्तों इसमें मूल अधिकारों में जो अस्पृश्यता है, अस्पृश्यता मतलब छुआछूत, उसका विभेद किया जाएगा। इसके विरुद्ध संरक्षण किसमें समाविष्ट है? तो अस्पृश्यता का अंत किसमें है? आर्टिकल 17 में। आर्टिकल 17 किसमें आएगा? समानता के अधिकार में। तो इसका आंसर हो जाएगा D आंसर हो जाएगा, समानता का अधिकार। आगे बात करते हैं। भारत का संविधान स्पष्ट रूप से प्रेस की आजादी का वर्णन नहीं करता है, लेकिन आजादी अंतर्निहित है। तो आज जो भी नेता मुखर रूप से किसी भी कोई भी मीडिया वाला आज किसी भी नेता के समक्ष मुखर रूप से बयानबाजी के लिए उसका इंटरव्यू ले सकता है और बाकायदा कोई भी अपना प्रेस चला सकता है। इसके लिए बोलने की आजादी जो है वो वर्णित है किसमें? आर्टिकल 19(1)(a) में। इसमें वर्णन नहीं है, लेकिन ये बोलने, विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में इसको लिया जाता है। इसीलिए आजकल कोई भी लोग सोशल मीडिया में कोई भी जानकारी को डायरेक्ट शेयर कर देते हैं, वायरल हो जाती है, बाद में पता चलता है कि वो गलत है, तो उस पर भी कार्रवाई होती है IT एक्ट के तहत।
नेक्स्ट बात करते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के किस मामले में निर्णय के कारण संविधान के आर्टिकल 21 में कार्य क्षेत्र का विस्तार दिया गया है शिक्षा के अधिकार को? तो ये है उन्नीन कृष्णन बनाम पंजाब राज्य। ये मामला था जिसमें शिक्षा के अधिकार को कानूनी अधिकार, मौलिक अधिकार दिए जाने की बात कही गई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा पहला। ठीक है, आगे बात करते हैं। उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था के अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना इसके लिए हर नागरिक का मौलिक अधिकार है। तो किस आर्टिकल के तहत ये मौलिक अधिकार दिया गया है? तो आर्टिकल 19 के तहत हमें विचार और अभिव्यक्ति, संकेतों का प्रकटीकरण, इसके लिए मौलिक अधिकार है, इसीलिए हम अपने घर में इसको फहरा सकते हैं। और अभी सरकार ने 15 अगस्त में हर घर झंडा अभियान चलाया था। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद किसी व्यक्ति को अपने पसंद के व्यक्ति से विवाह करने के अधिकार को संरक्षण देता है? आर्टिकल 21 ये बताता है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। आप अपनी दैहिक स्वतंत्रता के लिए मूल अधिकार रखते हैं, तो आप जिससे विवाह करना चाहें वो कर सकते हैं। ऐसा आर्टिकल 21 के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने परिभाषित किया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कौन मौलिक अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? तो दोस्तों, बच्चों के शोषण से रोकने के लिए कारखानों में जो 14 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, खतरनाक कारखानों में काम नहीं करेंगे, ऐसा वर्णित है 24 आर्टिकल में, और ये जो है आर्टिकल 24 के अंतर्गत आता है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा आर्टिकल 24। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बच्चों 14 साल से कम उम्र के बच्चों के, गरीब बच्चे पटाखे बनाने के कारखानों में काम करते हैं। पटाखे बनाना कैसा है? संकटमय, खतरनाक कारखाना है। तो ऐसे उद्योगों में जो बच्चों को काम करने से रोकने के लिए जो मौलिक अधिकार दिया गया है, शोषण के विरुद्ध अधिकार, तो उनका शोषण किया जा सकता है, क्योंकि उनका जो बालपन है, उनका जो बालकपन है, उनकी बाल्यावस्था है, उसका दुरुपयोग किया जाता है। तो उस दुरुपयोग को रोकने के लिए शोषण के विरुद्ध अधिकार, एक मौलिक अधिकार उनको प्रदान किया गया है। आगे बात करते हैं, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किस आर्टिकल में वर्णित है? तो आर्टिकल 25 से 28 तक धर्म की स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता का वर्णन है। इसीलिए हमारे देश में विभिन्न भाषा भाषी, विभिन्न धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं, और यही हमारे देश में अनेकता में एकता, भारत की विशेषता है, और यही हमारे देश की पहचान है। ठीक है, और इसीलिए कवि इकबाल ने लिखा भी है, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। तो 25 से 28 तक इन्होंने आर्टिकल में हमारे धार्मिक स्वतंत्रता का वर्णन है। कोई भी व्यक्ति तिलकधारी हो सकता है, और सिख लोग कड़ा केस कच्छा कृपाण धारण कर सकते हैं। ठीक, ऐसा हमें धर्म के आचरण की स्वतंत्रता है। किस आर्टिकल में सिखों द्वारा कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना जाता है? तो आर्टिकल 25। आर्टिकल 25 ये बताता है कि आप अपने धर्म के आचरण को स्वतंत्र रूप से कर सकते हैं। ठीक, आप व्रत रह सकते हैं, जो धर्म की आपकी पहचान है उसको आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आर्टिकल 25 बताता है। आगे बात करते हैं, अनुच्छेद 32 के अधीन सर्वोच्च न्यायालय किस आधार पर राहत के लिए मना कर सकता है? तो यह जो रिट है, इसके तहत हमें यह बताना है कि किसमें सुप्रीम कोर्ट मना कर सकता है। तो पहला है, व्यथित व्यक्ति एक अन्य से न्यायालय में उपचार पा सकता है, विवादित तथ्यों की जांच की जानी चाहिए, किसी भी मूल अधिकार का उल्लंघन नहीं हुआ है, याचिकाकर्ता ने उसके मामले में प्रयोज्य समुचित रिट के लिए मांग नहीं की है। तो यदि राहत के लिए कोई केस लिया गया कोर्ट में, और कोर्ट जो है मना कर देगी रिट जारी करने से, तो कब किया जाएगा? जब याचिकाकर्ता ने उसके मामले में प्रयोज्य समुचित रिट के लिए मांग नहीं की है। यानी यह वो समुचित रिट के लिए मांग नहीं करेगा तो उसके लिए भी नहीं जारी की जा सकती। लेकिन जो इसका स्पष्ट हो जाएगा, क्या स्पष्ट आंसर हो जाएगा, यह भी इसका आंशिक आंसर सही है, लेकिन जो स्पष्ट है कि किसी भी मूल अधिकार का उल्लंघन नहीं हुआ है। यानी सुप्रीम कोर्ट को अधिकार है कि आर्टिकल 32 के तहत केवल मूल अधिकार के उल्लंघन के आधार पर रिट जारी करे, और ये आंसर हो जाएगा, यदि मूल अधिकार का उल्लंघन नहीं हुआ है तो वह रिट जारी नहीं की जाएगी। ठीक है, आगे बात करते हैं। कथन दिया है और उसमें कुछ स्टेटमेंट है। ये प्रश्न कई बार हमें कठिन साबित होते हैं, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप अच्छे से पढ़े हैं तो आप इसको विश्लेषणात्मक तरीके से हल कर पाएंगे। भारतीय संविधान का आर्टिकल 30 अल्पसंख्यक वर्ग को शब्द को परिभाषित नहीं करता है। संविधान केवल भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक को मान्यता प्रदान करता है। कौन सा सही है? बिल्कुल सही बात है। 30 में अल्पसंख्यक वर्गों को परिभाषित नहीं किया गया है, केवल बात कही गई है। ठीक है, तो पहला सही है, संविधान केवल भाषाई धार्मिक अल्पसंख्यक वर्ग को मान्यता प्रदान करता है।
तो आर भी सही है, ठीक है। और इसमें ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या है, ये बिल्कुल सही है, दोनों इसकी व्याख्या है, ठीक है। आगे बात करते हैं, अधिकार परीक्षा के आदेश को जारी करने के लिए भारत के संविधान में जो अधिकथित है वह कौन सी शर्त है? तो अधिकार परीक्षा का मतलब होता है अधिकार को जानना कि आप किस अधिकार के तहत काम कर रहे हैं, ठीक है। तो यह हमको बताने के लिए, जानने के लिए अधिकार परीक्षा लेख का मतलब होता है क्यो वारंटो। यदि कोई व्यक्ति काम कर रहा है किसी भी कार्यालय में, कोर्ट उससे पूछेगी कि आपको काम करने की अथॉरिटी किसने दी है, ठीक है। तो इसका कौन सा आंसर सही होगा, कौन सा शर्त नहीं है, ये पूछ रहा है, ठीक है। पद सरकारी हो और उसे विधि द्वारा सृजित किया गया हो, पद अधिष्ठायी होना चाहिए, उस पद के लिए उस व्यक्ति को नियुक्ति जो है प्रदान की गई हो, या आगे बढ़ते हैं इसमें, और चौथा ऑप्शन है नियुक्ति सांविधिक उपबंध के अनुरूप हो। तो यदि उसकी नियुक्ति सांविधिक उपबंध के अनुरूप होगी, यही सही सलामत होगी, तो उसके लिए रिट जारी नहीं की जाएगी। लेकिन ये जो 3 ऑप्शन है ऊपर, उनके आधार पर रिट जारी की जा सकती है, चौथा नहीं है, ठीक है। चौथे के आधार पर नहीं जारी की जा सकती, क्योंकि उसकी नियुक्ति स्पष्ट रूप से सांविधिक है, विधि के अधीन हुई है, तो जारी करने का सवाल ही नहीं उठता। इसका आंसर डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब है टू हैव दी बॉडी ऑफ, मतलब सशरीर व्यक्ति को साथ में लाना, ठीक। परमादेश, वी कमांड, हम आदेश देते हैं। प्रतिषेध, टू बी सर्टिफाइड, अधिकार परीक्षा, बाय व्हाट अथॉरिटी। तो ये प्रतिषेध का जो इंग्लिश होता है, प्रतिषेध का यहाँ इंग्लिश वर्जन पूछा है, तो इसका मतलब होता है प्रोहाइबिशन। प्रोहाइबिशन, प्रतिषेध का मतलब होता है रोकना, ठीक है। प्रतिषेध का मतलब क्या होता है? रोकना। इसका आंसर हो जाएगा प्रोहाइबिशन। बाकी सही है, ये वाला बस गलत है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार नागरिक गैर नागरिकों को उपलब्ध है? तो दोस्तों इसमें से जो मूल अधिकार पूछ रहा है, कौन सा गैर नागरिकों को उपलब्ध है? विधि के समक्ष समानता, कानून सबके लिए बराबर है, ये भी सही है। अवसर की समानता, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, ये सही है। विभेद के विरुद्ध अधिकार, अवसर की समानता, ये भारत के नागरिकों को मिलेगा, सबको नहीं मिलेगा। तो इसका पूछ रहा है कि कौन सा गैर नागरिकों को उपलब्ध है, तो पहला हो जाएगा और चौथा हो जाएगा, ठीक है, बी नंबर। आगे बढ़ते हैं, मूल अधिकारों के अतिरिक्त भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा भाग मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा के सिद्धांत के प्रावधान के अनुसार है? तो उद्देशिका बिल्कुल सही है, राज्य की नीति निर्देशक तत्व, मूल कर्तव्य, सही है, तीनों सही हैं। अब ऐसा क्यों सही है? क्यों सही है ऐसा? इसलिए सही है क्योंकि जो मूल अधिकार का घोषणा पत्र था 1948 का, ठीक है, 1948 में यूएनओ ने घोषणा की थी मौलिक अधिकारों की, यानी सार्वभौमिक अधिकारों की। उसको हमारे संविधान में मूल अधिकार कहते हैं, अमेरिका में बिल ऑफ राइट्स कहते हैं, ठीक है। तो इसमें उद्देशिका है, उद्देशिका में बात कही गई है सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, न्याय की, विचार व्यक्त, धर्म, उपासना, स्वतंत्रता की बात कही गई है, ठीक है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व में सरकार को कुछ काम करने के लिए, गरीबों के हित के काम करने के लिए कही गई हैं बातें, ठीक है। मूल कर्तव्य, लोगों को जो है पर्यावरण की रक्षा करने का कर्तव्य है, महिलाओं की रक्षा करने का कर्तव्य है, ठीक है। राष्ट्र की संपत्ति को सुरक्षित रखने, संविधान का आदर करना, ऐसा कर्तव्य है। तो इसमें लोगों का कल्याण होगा, तो तीनों भावनाएं इसी के अनुरूप हैं, ये तीनों तथ्य इसको पुष्ट करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, भारत में निवारक निरोध के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो दोस्तों इसका हम आंसर निकालें, ये है राज व्यवस्था। यह कानून का विषय है, आपको थोड़ा सा क्लिष्ट लग सकता है क्योंकि आप इसके पारंगत विद्यार्थी ना होंगे, आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, तब ये आंसर बहुत अच्छे से होंगे और आप इसको बहुत गिद्ध दृष्टि की तरह इस आंसर को प्राप्त करना चाहेंगे, क्वेश्चन को जानना चाहेंगे। निवारक निरोध का मतलब होता है ऐसी कोई गतिविधि या कार्यवाही जो देश में आतंकी गतिविधि या राष्ट्रद्रोही गतिविधि को रोके, ठीक है। उसमें कौन सा सही है पूछ रहा है। तो संविधान के अनुच्छेद 22 के खंड 4-5 में लिखित अधिकारों के अतिरिक्त अधिकार नहीं है। निरुद्ध व्यक्ति को निरादेश के आधार पर चुनौती देने का अधिकार है। जब निरादेश पारित किया गया उससे पहले ही जेल में था। निरुद्ध व्यक्ति इस आधार पर जमानत का दावा कर सकता है कि
वह मजिस्ट्रेट के किसी आदेश के बिना ही 24 घंटे से अधिक कारागार में रह चुका है। तो किस आधार पर निवारक निरोध के बारे में कौन सा कथन सही है, ये पूछ रहा है। तो निरोध व्यक्ति, जो व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, वो जमानत का दावा क्या कर सकता है कि वह कोई भी मजिस्ट्रेट के किसी आदेश के बिना ही 24 घंटे से अधिक कारागार में रह चुका है। ठीक है, तो इस पर जो व्यक्ति को 24 घंटे से ज्यादा गिरफ्तार किया जाएगा समय तक और मजिस्ट्रेट उसको अनुमति नहीं दिया है, इस आधार पर जमानत का दावा कर सकता है। ये बिल्कुल सही है। ठीक है, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि ये अधिक आधार है बंदी प्रत्यक्षीकरण के आधार पर आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट का, कि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है तो 24 घंटे पहले जज के समक्ष लाया जाएगा। इसीलिए आप देखते होंगे किसी व्यक्ति को किसी मामले में गिरफ्तार किया जाएगा, दूसरे दिन उसको कोर्ट में ले जाया जाता है। तो अब इसमें नेक्स्ट प्रश्न है, इसकी बात करें तो ये बताता है कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्र में समान आधार निर्मित करने के उद्देश्य से राज्य असमान लोगों के लिए भिन्न व्यवहार कर सकता है। समान लोगों में समान विधि समान होगी और समान रूप से प्रशासित की जाएगी। तो इसमें हमें बताना है कि कौन सा कथन सही है या गलत है। पहला कथन है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्र में समान आधार निर्मित करने के उद्देश्य से राज्य असमान लोगों के लिए भिन्न व्यवहार कर सकता है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ये सही है। कारण क्या है, समान लोगों में विधि समान होगी और समान रूप से प्रशासित की जाएगी। ठीक है, ये भी सही है। कथन दोनों सही है लेकिन व्याख्या नहीं है, तो ए और आर सही हो, बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं। ठीक है, इसका बी आंसर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत के संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य के आदर्श की घोषणा करता है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इसके अंतर्गत पंचायतों के गठन की बात कही गई थी, बाद में पंचायतों का गठन किया गया। इसमें जो कर्मचारी हैं उनके लिए निर्वाह मजदूरी की बात की गई थी, मनरेगा मजदूरी लाई गई, मनरेगा योजना लाई गई जिसमें लोगों को 100 दिन का रोजगार मिला। तो ये सारे कल्याणकारी कार्यक्रम नीति निर्देशक तत्व के तहत किए जाते हैं, क्योंकि इस प्रावधान में जो चीजें लिखी गई हैं उन पर सरकार मार्गदर्शन के रूप में उन पर नीति निर्माण के लिए मार्गदर्शन करती है। बहुत सारी ऐसी विधियां हैं जिसमें जैसे स्वास्थ्य के लिए योजनाएं चलाना, तो ये नीति निर्देशक तत्वों के ही अंतर्गत लाया जाता है। ठीक है, नीति निर्देशक तत्व क्या होते हैं? सरकार को नीति निर्माण करने के लिए मार्गदर्शन देने का काम करते हैं। आगे बढ़ते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व में सहज अध्ययन के लिए कौन से भाग में विभाजित किए जा सकते हैं? तो समाजवादी प्रकार के भी हैं, गांधीवादी प्रकार के भी हैं और उदारवादी बौद्धिकवादी, तीनों प्रकार के हैं ये। ठीक है, भारत में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथककरण किससे उद्देशित है? तो दोस्तों ये न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथककरण आर्टिकल 50 में नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत लिखा गया है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा नीति निर्देशक तत्व में, आर्टिकल 50 में। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 42वें संविधान संशोधन द्वारा किस अनुच्छेद के माध्यम से श्रमिकों के प्रबंधन में भागीदारी सुनिश्चित की गई है? तो दोस्तों आर्टिकल अनुच्छेद 43A, आर्टिकल 43A डी नंबर में आर्टिकल 43A 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया है कि जो कर्मचारी हैं कारखानों में, उनके भी जो उद्योग है उनके प्रबंधन में समुचित भागीदारी की जानी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कौन सा राज्य के निर्देशक तत्व में निहित है? तो पहला है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, ये आर्टिकल 20 है, मौलिक अधिकार है। प्राणदैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण आर्टिकल 21 है, ये मौलिक अधिकार है। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, ये आर्टिकल 29 है, ये मौलिक अधिकार है। पुरुष और स्त्री दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन, ये जो है आर्टिकल 39 गा है और इसमें समान कार्य के लिए समान वेतन की बात कही है। 39 क्या है? नीति निर्देशक तत्व है, क्योंकि नीति निर्देशक तत्व का वर्णन अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 तक संविधान के भाग 4 में नीति निर्देशक तत्वों का है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 49 नंबर में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन सा अंतरराष्ट्रीय शांति सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है? आर्टिकल 51 ये बताता है कि अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की वृद्धि करेगा देश, राज्य यानी भारत का संविधान यानी भारत की सरकार क्या करेगी? अंतरराष्ट्रीय शांति सुरक्षा की बात करेगी। तो इस तरीके से नीति निर्देशक तत्व में ये वर्णन भी है, ये निर्देश भी है। इसीलिए भारत सरकार अपनी नीति ऐसी बनाती है जिसमें वसुधैव कुटुंबकम की भावना हो, कोई भी देश आपस में लड़े ना, भारत के संबंध सभी देशों से मधुर हो। ठीक है, इसीलिए भारत सरकार ने एक्ट ईस्ट पॉलिसी अभी G20 के जो अध्यक्षता कर रहा है उसमें एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य की थीम रखी गई है, जो वसुधैव कुटुंबकम की भारतीय सांस्कृतिक भावना के अनुरूप है। तो दोस्तों ये हमें ध्यान रखना चाहिए कि कौन से आर्टिकल में क्या लिखा है।
आगे बढ़ते हैं। मनरेगा के अंतर्गत काम करने वाले मजदूरों का सैद्धांतिक प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो जो मनरेगा के अंतर्गत मजदूरों को काम करने के लिए योजना बनाई गई है, ये वर्णन किस में किया गया है? ये वर्णन किया गया है अनुच्छेद 41 में, अनुच्छेद 41 में। ठीक है, ध्यान रखिएगा, किसमें लिखा गया है? अनुच्छेद इसमें 43 में लिखा गया, कर्मकारों के निर्वाचन मजदूरी, निर्वाह मजदूरी और कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन। तो आर्टिकल 43 में लिखा है। आगे बढ़ते हैं। राज्य के नीति निषेध सिद्धांतों में किसके बारे में संविधान शांत है? तो प्रौढ़ शिक्षा के बारे में नीति निषेध तत्व में कोई वर्णन नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा प्रौढ़ शिक्षा। आगे बढ़ते हैं। राज्य के नीति निषेध तत्वों के बारे में कौन से कथन पर विचार करें? तो इनमें कुछ कूट का चयन करना है। ये देश के सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की व्याख्या करते हैं। अंतर्विश्व उपबंध किसी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। तो दोनों सही है। ठीक है, कौन सा सही है ये पूछ रहा है। सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं, सही है। अंतर्विश्व उपबंध किसी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, बिल्कुल सही है। मानने जो इस प्रावधान में लिखा है, अगर सरकार नहीं करती है तो लोग कोर्ट नहीं जा सकते, ये अवाद योग्य है। ठीक है, ये जो है कोर्ट में नहीं ले जा सकता इनको। भारत के संविधान का अनुच्छेद 46 किसके शिक्षक आर्थिक हितों का बात करता है? तो SC ST और अन्य कमजोर वर्गों की। ठीक है, आंसर बी हो जाएगा इसका, इसके बारे में लिखा है। आगे बढ़ते हैं। किसने नीति निषेध सिद्धांतों को बैंक की सुविधा अनुसार उत्तर दिनांकित चेक कहा है? इसका मतलब है कि किसने ये कहा कि जो नीति निषेध तत्व है बैंक की सुविधा अनुसार दिया जाएगा, मतलब बैंक के पास जब राशि होगी तब जो है उसका चेक क्लियर होगा। ठीक है, ऐसे ही नीति निषेध तत्व में जो चीजें लिखी हैं, जब सरकार चाहेगी, जरूरत पड़ेगी तब योजना चला देगी, ऐसा ही वर्णन है। ये जो कथन है KT शाह का है। ठीक है, KT शाह। आगे बढ़ते हैं। कौन सा राज्य का नीति निषेध सिद्धांत संविधान में बाद में जोड़ा गया? तो समान नागरिक संहिता 40 में पहले से थी, गौवध निषेध अनुच्छेद 48 में पहले से था, ग्राम पंचायत का गठन 40 में पहले से था, मुफ्त कानूनी सलाह, ये समान नागरिक संहिता 44 में है, ध्यान रखिएगा, पंचायतों का 40 में, मुफ्त कानूनी सलाह 39A बाद में जोड़ी गई 42 में, आंसर सी हो जाएगा, 42 में संशोधन द्वारा जोड़ी गई। ठीक है, और संविधान में 42वें द्वारा नहीं जोड़ा गया। क्या नहीं जोड़ा गया भाई? तो समान आचार संहिता, इसको नहीं जोड़ी गई, C नंबर नहीं जोड़ा गया, बाकी सब जोड़े गए, C नंबर इसका आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह निर्धारित करता है कि राज्य के निदेशक तत्व सिद्धांत न्यायालय द्वारा लागू नहीं किए जा सकते? आर्टिकल 37 में इस बात को लिखा गया है कि न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। कौन? नीति निदेशक तत्व, न्यायालय इनको लागू नहीं कर सकती, लेकिन मौलिक अधिकार लागू किए जा सकते हैं। ठीक है, इसका मूल अधिकार और नीति निदेशक तत्व में प्रधान अंतर यही है। कौन सा विषय ऐसा है जिसे मूल कर्तव्य राज्य के निदेशक तत्व में स्थान मिला है? कौन सा ऐसा विषय? तो पर्यावरण, वन और वन्य जीवों की सुरक्षा और अभिवृद्धि, इन दोनों चीजों को मूल कर्तव्य में भी लिखा गया है और नीति निर्देशक तत्व में भी लिखा गया है। नीति निर्देशक तत्व के जो आर्टिकल 48 है उसमें का में इसका वर्णन है, और मौलिक अधिक कर्तव्य में अनुच्छेद 51 का के 7वें नंबर में इसका वर्णन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किस भारत के संविधान के संदर्भ में नीति निदेशक तत्व क्या है? कृत्यों पर निर्बंधन करते हैं, कार्यपालिका कृत्यों पर निर्बंधन करते हैं, गलत। ना तो एक ना तो दो, ये किसी पर निर्बंधन नहीं करते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं। संविधान में मौलिक कर्तव्य को कब सम्मिलित किया गया? मौलिक कर्तव्यों को 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर क्या किया गया था? लागू किया गया था। भाग 4 का इसके लिए जोड़ा गया अनुच्छेद, भाग 4 का अनुच्छेद 51 का। ठीक है, तो ये 42वां संविधान संशोधन 76 है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के किस प्रावधान को पूर्व सोवियत संघ से लिया गया है? तो मौलिक कर्तव्य को लिया गया है। रूस से किसको लिया गया है? मौलिक कर्तव्य को लिया गया है। ठीक है, फिर है मौलिक कर्तव्य को संविधान में सम्मिलित किए जाने का प्रयोजन क्या था? तो मूल कर्तव्य क्यों जोड़े गए 76 में 42वें संशोधन के द्वारा? क्यों जोड़े गए? क्योंकि विनाशक और असंवैधानिक गतिविधियों को नियंत्रित करना था, क्योंकि अधिकार और कर्तव्य साथ साथ चलते हैं। अधिकार मिले हैं तो कुछ कर्तव्य भी होना चाहिए, इसलिए विनाशक गतिविधियों पर रोक लगाना और लोगों को अपने कर्तव्य निर्धारित करने के लिए C नंबर सही आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं। कौन सा एक गलत है? तो बताइए गलत कौन सा है? मूल कर्तव्य मौलिक अधिकारों का हिस्सा है, ये गलत है। ठीक, मूल कर्तव्य मौलिक अधिकारों का हिस्सा है, ये गलत है। मूल कर्तव्य मौलिक अधिकारों का एक भाग नहीं है।
और भारतीय संविधान के भाग 4 का में मौलिक कर्तव्य गिनाए गए हैं। अनुच्छेद 51 का प्रत्येक भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकार की व्याख्या करता है। पूछ रहा है कौन सा गलत है, तो पहला चौथा देखते हैं। 51 का प्रत्येक नागरिक के मौलिक कर्तव्य की व्याख्या करता है, ये सही है। संविधान के भाग 4 का में मौलिक कर्तव्य गिनाए गए हैं, सही है। मूल कर्तव्य मौलिक अधिकारों का भाग नहीं है, तो ये भी सही है, क्योंकि मूल कर्तव्य अलग है, मौलिक अधिकार अलग है। मूल कर्तव्य मौलिक अधिकार का हिस्सा, ये वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, क्योंकि इसका हिस्सा नहीं है, अलग अलग है वो, ठीक है। कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? संविधान का पालन करना है, देश की एकता अखंडता की रक्षा करना है, सार्वजनिक संपत्ति को रक्षित करना है, धर्मनिरपेक्षता का पालन करना। ये शब्द, ये लाइन नहीं लिखी है मूल कर्तव्य में, सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। मौलिक कर्तव्यों की अवहेलना करने वाले को दंड देने की व्यवस्था नहीं है। मूल कर्तव्य को पालन करो या ना करो, इसमें कोई दंड की व्यवस्था नहीं है, ठीक है। अबाध योग्य है मौलिक कर्तव्य भी। आगे बढ़ते हैं। संविधान में 86वां संविधान संशोधन अधिनियम हुआ था, जिसमें क्या जोड़ा गया था? 6 से 14 साल के बच्चों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराने के लिए लोगों के कर्तव्य जोड़े गए थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। किस एक आयोग ने संविधान में मूल कर्तव्य को सम्मिलित करने के लिए संस्तुति की थी? सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी बनी थी, और इस कमेटी ने मूल कर्तव्य जोड़ने की सिफारिश की थी। 1976 में 42वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया था। आगे बढ़ते हैं। इसमें लिखा है कि स्वर्ण सिंह कमेटी में कौन कौन से सदस्य रहे हैं? AR अतुले थे, ASS रे थे, CM स्टीफन थे, हरिदेव जोशी नहीं थे। 1 2 4 इसका आंसर हो जाएगा। 1 2 4 सी नंबर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। किस युग्म में कौन सा सुमेलित नहीं है? भाग 2 में नागरिकता है। भाग 2 में नागरिकता अनुच्छेद 5 से 11 सही है। भाग 3 मूल अधिकार अनुच्छेद 12 से 35 सही है। भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 नीति निषेधक तत्व, तो ये भी सही है। भाग 5 मूल कर्तव्य गलत है। भाग 5 में संघ की कार्यपालिका वगैरह के बारे में वर्णन है। मूल कर्तव्य को भाग 4 का में अनुच्छेद 51 का में अलग से जोड़ा गया है, ठीक। ये आंसर इसका डी नंबर हो जाएगा, ये गलत है। अब आता है इसमें अंतरराष्ट्रीय विधि के प्रति आदर बढ़ाना। इसमें जो है बताना है, मिलान करना है। अंतरराष्ट्रीय विधि के प्रति आदर बढ़ाना, अनुच्छेद 51 जा, मतलब ये जो है इसका मिलान करना है, किसमें वर्णन? अनुच्छेद अंतरराष्ट्रीय विधि मतलब क्या होता है? जो अंतरराष्ट्रीय कानून होगा उसका आदर करना, उसके बारे में वर्णन है अनुच्छेद 51 ग में, ठीक है। आर्टिकल 51 क्या है? अनुच्छेद 51 उसमें नीति निषेधक तत्व में है प्राणियों के प्रति दया भाव रखना। ये जो है अनुच्छेद 51 जा है। ज्ञानार्जन की भावना का विकास करना, तो ये अनुच्छेद 51 जा है ये, लेकिन इसमें का भी जोड़ दीजिएगा, ठीक है। अनुच्छेद 51 का छा, इसमें अनुच्छेद 51 का जा। और ज्ञानार्जन सुधार की भावना का विकास, लोक सेवा और राज्य की लोक सेवा में न्यायपालिका कार्यपालिका से पृथककरण, अनुच्छेद 50 इसकी बात करता है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कौन सा कानून निर्धारित करता है कि सर्वोच्च न्यायालय की कार्यवाही समस्त अंग्रेजी भाषा में ही होगी? तो ये अनुच्छेद 348 बताता है। क्या बताता है? अनुच्छेद 348 बताता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है? तो संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है भाग 5 में, अनुच्छेद 124 से 147 तक, ठीक है। ध्यान रखेंगे अनुच्छेद भाग 5 में। भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसको है? संसद जो है न्यायाधीशों की संख्या बढ़ा सकती है। पहले संविधान में जब हमारा बना था संविधान, तब 8 न्यायाधीश हुआ करते थे सुप्रीम कोर्ट में। आज कितने हैं? आज 34 न्यायाधीशों की व्यवस्था है। एक मुख्य न्यायाधीश, 33 अन्य न्यायाधीश, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भारत में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन सी अर्हता अनिवार्य नहीं है? भारत का नागरिक होना चाहिए, कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए, एक या अधिक उच्च पदों में कर चुका है, प्रतिष्ठित विधिवेत्ता होना चाहिए। इसमें एज 35 साल जरूरी नहीं है, ठीक है। ये एज राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति इनके लिए जरूरी है, राज्यपाल के लिए जरूरी है, ठीक। न्यायाधीश के लिए एज की योग्यता नहीं है। फिर उच्चतम तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति तथा स्थानांतरण के लिए परामर्श प्रक्रिया के संबंध में राष्ट्रपति ने उच्चतम न्यायालय के अधिशेषण किया है। इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 143, क्योंकि इसको परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार प्राप्त है, तो आर्टिकल 143 के तहत वो परामर्श लेगा इनकी नियुक्ति के लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में तदर्थ न्यायाधीश का मतलब होता है अस्थायी न्यायाधीश होते हैं, किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए इनको
हायर किया जाता है तो इनकी नियुक्ति का प्रावधान है किसमें? सर्वोच्च न्यायालय में, केवल सर्वोच्च न्यायालय में प्रावधान है, ठीक है। इसके बाद हम आगे बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न में, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपने पद से त्याग पत्र किसको देगा? तो जिसके द्वारा नियुक्ति होगी उसके द्वारा ही त्याग पत्र वो उसको देगा। तो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति होती है, राष्ट्रपति को ही त्याग पत्र देते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, उच्चतम न्यायालय मामलों की सुनवाई नई दिल्ली में करता है परंतु अन्य स्थान पर भी सुनवाई कर सकता है। कब कर सकता है? तो राष्ट्रपति के अनुमोदन से, राष्ट्रपति की स्वीकृति होगी और जहां चाहे वहां सुनवाई की जा सकती है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है, इसका अर्थ क्या है? आर्टिकल 129 ये बताता है कि सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है। अभिलेख न्यायालय का मतलब होता है सुप्रीम कोर्ट जो भी डिसीजन करेगा उसका भविष्य में होने वाले डिसीजनों में एक प्रूफ के रूप में, एक साक्ष्य के रूप में प्रयोग किया जा सकेगा और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को कोई अवमानना नहीं करेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, प्रश्न चिन्ह नहीं उठाया जाएगा, बी नंबर, ठीक है। आगे बात करते हैं, संविधान के निर्वचन के बारे में विधि के सारवान प्रश्न से संबंधित वाद में न्यायाधीशों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? यानी कोई ऐसा मामला केस जाता है सुप्रीम कोर्ट में जिसमें ऐसा कोई मामला है जो मूल अधिकार ऐसे कोई प्रावधान से जुड़ा है जो संविधान का एक विशिष्ट उद्देश्य हो सकता है, उसके लिए कम से कम 5 जजों की बेंच बैठेगी, उसको कहा जाता है संविधान पीठ। आप लोग चर्चा में सुने भी होंगे संविधान पीठ क्या होती है। संविधान पीठ उसे कहते हैं जब 5 जज बैठकर किसी पर डिसीजन लेते हैं, ठीक है। 5 हो जाएगा इसका आंसर। ये 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। PIL क्या होती है? पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का मतलब होता है जनहित याचिका। जनहित याचिका का मतलब होता है जनता के हित के लिए कोई गरीब है, पीड़ित है, उसके द्वारा अगर मुकदमा दायर नहीं किया जाता, शिकायत नहीं की जाती, कोई भी सामान्य व्यक्ति, वकील, सरकार अपने आप उस पर कार्रवाई कर सकती है। इसके लिए जनहित याचिका की शुरुआत की थी PN भगवती साहब ने, और यह जो है उच्च न्यायालय में भी दायर की जा सकती है और सर्वोच्च न्यायालय, दोनों में। तो आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, भारतीय न्यायिक व्यवस्था में जनहितवाद यानी PIL किसके द्वारा लाया गया था? तो PN भगवती। PN भगवती जस्टिस थे उस समय, 1980 के दशक में इसको लाया गया था, तो इनको जनक भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा PIL के। भारत में न्यायिक पुनरीक्षण का अर्थ क्या है? न्यायिक पुनरीक्षण का अर्थ होता है कि किसी भी जो मुकदमा है, कोई कानून है, उसका न्यायिक समीक्षा करना, उसकी जांच करना, ठीक है। तो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि कार्यपालिका आदेश संवैधानिकता के विषय में प्रख्यापन करने वाली न्यायपालिका का अधिकार। तो यह है, बी है विधानमंडल द्वारा विधियों का प्रश्नगत करने का न्यायपालिका का अधिकार, ठीक है, और अधिनियमों को पुनरीक्षण करने का अधिकार, ठीक। इसमें दिया गया है स्वयं के निर्णय को पुनरीक्षण करने का अधिकार। तो इसका मतलब पहला है संवैधानिक विषय में कोई ऐसा कानून बनता है जो संविधान में दिए गए सब प्रावधान के अंश के अंतर्गत असंगत है, उसको निरस्त कर सकता है, पहला आंसर हो जाएगा। भारत की संविधान की विशेषता संबंधित सर्वोच्च न्यायालय के पास लाए जा सकते हैं। कौन लाए जा सकते हैं सर्वोच्च न्यायालय के पास? परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार के अंतर्गत, ठीक, या सभी विवाद अपीली क्षेत्राधिकार के अंतर्गत। कोई भी मुकदमा लाया जाएगा, अपील करने का देश में सबसे बड़ा न्यायालय है सुप्रीम कोर्ट, तो अपीली क्षेत्राधिकार के अंतर्गत कोई मामला लाया जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, संविधान का कौन सा आर्टिकल उच्चतम न्यायालय के उसको द्वारा दिए गए निर्णय आदेश का पुनर्विलेपन के लिए अधिकृत कर सकता है? यानी कोर्ट को भी अपना डिसीजन पलटने का अधिकार है, और ऐसी शक्ति आर्टिकल 137 ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट ने यदि कोई डिसीजन दिया है, भूलवश इसमें कोई त्रुटि हो जाती है, तो अपने निर्णय को बदलने का अधिकार भी कोर्ट को है। तो आर्टिकल 137 इसकी व्याख्या करता है। आगे बात करते हैं, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार किससे प्रयुक्त होता है? तो इसमें है सार्वजनिक महत्व के कानूनी या तथ्यात्मक मामले में राष्ट्रपति को परामर्श दे सकता है। अनुच्छेद 143 बताता है कि कोई ऐसा सार्वजनिक महत्व का मामला हो जिसमें कोई विवाद हो तो राष्ट्रपति उससे परामर्श ले सकता है सुप्रीम कोर्ट से, और सुप्रीम कोर्ट न देने को बाध्य है, राष्ट्रपति न मानने को बाध्य है, ठीक है। किस न्यायमूर्ति के विरुद्ध 2011 में राज्यसभा ने महाभियोग का प्रस्ताव रखा था? यानी जो सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं या हाई कोर्ट के जज होते हैं उनको हटाने की एक ही विधि है, महाभियोग। तो महाभियोग के द्वारा उनको कार्यकाल से पहले ही हटाया जा सकता है। तो एक न्यायमूर्ति थे न्यायमित्र सौमित्र सेन। न्यायमूर्ति सौमित्र सेन कलकत्ता हाई कोर्ट के जज थे, और इन पर भ्रष्टाचार का मामला कोई चल रहा था और उस पे वो दोषी पाए गए थे, तो उनके लिए बाकायदा हटाने का प्रस्ताव राज्यसभा ने पारित कर दिया था। लोकसभा से ही पारित होने वाला था, उसके पहले ही उन्होंने त्याग पत्र दे दिया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, भारत के मुख्य न्यायाधीश ने राष्ट्रपति के रूप में काम किया। किस मुख्य न्यायाधीश ने राष्ट्रपति के रूप में काम किया? तो
ऐसा जो महान रिकॉर्ड है जस्टिस एम हिदायतुल्लाह के नाम है। एम हिदायतुल्लाह मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट की प्रथम चीफ जस्टिस भी रहे। इन्होंने 5 साल कार्यकाल उपराष्ट्रपति के रूप में भी किया, कार्यवाहक राष्ट्रपति भी रहे। जब इन्होंने राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश के रूप में देश का संभाला था, उस समय वीवी गिरी जी ने राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा था और उस समय राष्ट्रपति कोई नहीं था, तब इन्होंने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में भूमिका निभाई थी। तो पहला हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में निम्नलिखित में से किस एक वाद में पिछड़े वर्गों के बीच क्रीमी लेयर के मुद्दे पर चर्चा की गई? मतलब पिछड़े वर्ग में भी, पिछड़े वर्ग के देश में आबादी ज्यादा है, उसमें भी कुछ संपन्न वर्ग हैं, कुछ गैर संपन्न है, तो उसके लिए एक लिमिट निर्धारित की थी। इंदिरा साहनी वाद केस था 1992 में। सुप्रीम कोर्ट ने कहा जिनकी जो अपने सरकारी नौकरी में है, अच्छे पदों पर है, उनकी अच्छी आय है, उनको अलग किया जाना चाहिए ओबीसी में। उसको कहा गया क्रीमी लेयर। आज उसकी सीमा है जिसकी सालाना इनकम 8 लाख रुपए से ज्यादा है, उनके पास जो शहरों में जमीन है, कुछ उसके एरिया निर्धारित किए गए हैं। इस प्रकार से क्रीमी लेयर की अवधारणा और नॉन क्रीमी लेयर की अवधारणा इंदिरा साहनी वाद 1992 में लाई गई और यह वाद काफी चर्चित रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें वाद लिखा है और उसमें व्यवस्था के संबंध में त्रुटिपूर्ण युग्मों को पहचानना है। कौन सा केस इससे रिलेटेड नहीं है? इंदिरा साहनी वाद अन्य पिछड़े वर्ग के लिए चिकनी परत। चिकनी परत का मतलब होता है क्रीमी लेयर। ठीक है, इसका मतलब है कि जो संपन्न लोग हैं ओबीसी में। विशाखावाद अपने कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से कामकाजी महिलाओं का संरक्षण। विशाखा गाइडलाइन 1997 में लाई गई थी, जिसमें कार्यस्थल पर कोई महिला के साथ छेड़छाड़ होती है उस पर इनको अधिकार है, तो वहां विशाखा गाइडलाइन के द्वारा एक कमेटी गठित की जाती है। मेनका गांधीवाद अनुच्छेद 14, 19, 21 पर परस्पर नहीं है, ये गलत है। और बेला बनर्जीवाद 1900 स्वतंत्रता, विदेश यात्रा का अधिकार, दैहिक स्वतंत्रता, ये जो अनुच्छेद 14, 19, 21 ये व्यक्ति को जीवन के अधिकार की बात करता है। ठीक, स्वतंत्र पर्यावरण में रहने का अधिकार प्रदान करता है, तो मेनका गांधीवाद ये सही है। बेला बनर्जीवाद जो विदेश यात्रा का अधिकार, दैहिक स्वतंत्रता का है, ये एक्चुअल में मेनका गांधीवाद में ही कहा गया था, बेला बनर्जीवाद में ये नहीं था। आंसर डी हो जाएगा गलत। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस कथन पर विचार करें, कौन सा कथन सही है? संसद भारत के उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता को विस्तारित नहीं कर सकती क्योंकि उसकी अधिकारिता वही है जो संविधान ने प्रदान की है। तो ये गलत है स्टेटमेंट, क्योंकि संसद उसकी अधिकारिता को विस्तारित कर सकती है। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के अधिकारों के स्वयं सेवक मुख्य न्यायमूर्ति नियुक्त किए जा सकते हैं और न्यायालय का प्रशासनिक व्यय भारत की संचित निधि पर व्यक्त क्या होता है? भारित होता है। तो इसमें ये वाला भी स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि जो न्यायमूर्ति है उसके द्वारा नियुक्त तो किए जा सकते हैं, लेकिन उच्च न्यायालय का जो प्रशासनिक व्यय है वो राज्य की संचित निधि पर होता है, केंद्र की नहीं। तो स्टेटमेंट दोनों रॉन्ग हो जाएंगे, ना 1 ना 2। आगे बढ़ते हैं। इसमें भारत में एक उच्च न्यायालय के बारे में सही नहीं है, तो इसमें क्या सही नहीं है ये बताना है। उच्च न्यायालय को लोकहितवाद से संबंधित आवेदन स्वीकार कर सकता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल करता है, तो ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, न कि राज्यपाल। राज्यपाल केवल शपथ दिलाते हैं। एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना पद त्याग संबोधित कर सकता है, तो उच्च न्यायालय की नियुक्ति राष्ट्रपति ही करते हैं, त्याग पत्र भी उन्हीं को दिया जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति को। आगे बढ़ते हैं। भारत के कितने उच्च न्यायालयों की अधिकारिता में एक से अधिक राज्य हैं जिसमें संघ राज्य क्षेत्र शामिल नहीं है? तो दोस्तों इसमें आंसर जो है वैसे 2 होगा, लेकिन अब कितना है? 1। क्यों होगा? क्योंकि इसके लिए आंध्र प्रदेश और तेलंगाना ये 2 ऐसे राज्य थे जिनके लिए एक उच्च न्यायालय था, लेकिन 2019 में बन चुका है, तो इसलिए अब ये 2 नहीं होगा, इसकी जगह 1 होगा, और वो 1 है गुवाहाटी उच्च न्यायालय। गुवाहाटी उच्च न्यायालय में वहां के 3-4 राज्यों की अधिकारिता है, और बाकी जितने टोटल वैसे 7 हैं, जिसमें 2 या 2 से अधिक राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों की सहभागिता ऐसे न्यायालय हैं। ठीक, जैसे पंजाब हरियाणा का चंडीगढ़ न्यायालय, जम्मू कश्मीर लद्दाख का है। ठीक है, तो ऐसे टोटल 7 हैं, लेकिन जिसमें संघ राज्य क्षेत्र शामिल नहीं है, तो अब केवल 1 ही होगा, वो गुवाहाटी उच्च न्यायालय। ठीक है, आंध्र प्रदेश तेलंगाना का आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय अमरावती में बन गया है 2019 में, इसलिए। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 1, और यदि पूछे संघ राज्य क्षेत्र सहित तो टोटल हो जाएंगे 7। आगे बढ़ते हैं। इसमें लिखा है, एक तरफ लिखा है विषय और एक तरफ लिखा है अनुच्छेद। ठीक है, इसमें मिलान करना है। किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के समुदाय के बारे में स्वतंत्रता, मतलब अगर आप कोई धर्म अपना रहे हैं उसके बारे में विस्तार करना चाहते हैं तो टैक्स से छूट मिलेगी। और यह जो है, यह जो
अधिकार है ये आर्टिकल 27 में है, ठीक है। इसका मिलान हो जाएगा आपका 27 से। धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता में 26, यानी आप मंदिर की स्थापना करा सकते हैं, ठीक है, कुछ भी कथा करवा सकते हैं और मंदिर बड़े प्रांगण बनवा सकते हैं। ये धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता है। अंतःकरण की धर्म को अबाध रूप से मानने की ये आर्टिकल 25 में है। इसमें आप कोई धर्म अपना सकते हैं, धर्म परिवर्तन कर सकते हैं, ये आर्टिकल 25 बताता है। कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या उपासना की स्वतंत्रता, तो अनुच्छेद आर्टिकल, इसमें कहा गया है कि किसी को भी धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। इसीलिए मुसलमान लोग वंदे मातरम गाने से और जो प्रार्थना होती है, प्रार्थना के बाद जो सरस्वती गायन होता है, उनकी आरती होती है, तो इस्लाम लोग नहीं गाते हैं, उनके लिए मजबूर नहीं किया जा सकता, ठीक है। और मदरसे में लोगों को कलमा पढ़ने के लिए भी मजबूर नहीं किया जा सकता। इसका आंसर ये हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। धार्मिक अल्पसंख्यकों और भाषाई अल्पसंख्यकों को सुरक्षा प्रदान करता है। तो हमारे संविधान में दो प्रकार के अल्पसंख्यक की बात कही गई है, एक जो धर्म से कम लोग हैं और एक जो भाषा से कम लोग हैं। तो दोनों के संरक्षण की बात अनुच्छेद 29 में कही गई है और उनके लिए अपना स्कूल खोलने की स्वतंत्रता है, अपना पाठ्यक्रम चलाने की स्वतंत्रता है और स्कूल संचालित करने की स्वतंत्रता है, ठीक है। आगे बात करते हैं। किसे संवैधानिक उपचारों में पोस्टमार्टम भी कहा जाता है? उत्प्रेषण, उत्प्रेषण में होता है जैसे कोई न्यायालय में कोई मुकदमा चल रहा है, उसमें कोई कमी है, उस कमी को जांच करना, तो जो शीर्ष न्यायालय होता है उसका बाकायदा जांच कर देती है और उसका निपटारा भी कर देती है। तो तब पता चल जाता है कि जो कोर्ट में मामला विचाराधीन था उसमें कमियां क्या थी, तो उत्प्रेषण को कहा जाता है पोस्टमार्टम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में किस वर्ष न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम व्यवस्था को अपनाया गया था? सन 1993 में अपनाया गया था और ये कॉलेजियम व्यवस्था में 4 अन्य न्यायाधीश, 1 मुख्य न्यायाधीश होता है। तो इस कॉलेजियम सिस्टम के द्वारा ही न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है उच्च न्यायालय में और उच्चतम न्यायालय में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निजता के अधिकार को जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अंतर्गत संरक्षित किया जाता है। इसमें से कौन सा कथन सही और समुचित ढंग से अर्थित होता है? इसका मतलब क्या है? जो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार है वो किस में वर्णित है? तो ये जो है आर्टिकल 21 और भाग 3 में गारंटी दी गई है स्वतंत्रता। आंसर हो जाएगा इसका सी नंबर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और इसका लास्ट आंसर है कौन सा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का हिस्सा नहीं है? तो ये हिस्सा नहीं है किस में, कौन सा नहीं है? नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता, ये आर्टिकल 44 ये है। कार्यपालिका न्यायपालिका पृथक्करण आर्टिकल 50 ये भी है। पोषण स्तर, जीवन स्तर के उन्नयन के लिए राज्य के कर्तव्य, तो ये आर्टिकल 47 ये भी है डीपीएसपी में। वैज्ञानिक मनोदशा, इंसानियत का उन्नयन, अन्वेषण, सुधार की भावना, तो ये जो है ये मौलिक कर्तव्य का भाग है। ये मौलिक कर्तव्य में ये चीज को, इस लाइन को दिया गया है, तो इसका आंसर डी वाला हो जाएगा, ये गलत है। बाकी ये तीनों ऊपर के डीपीएसपी के भाग हैं। दोस्तों इस तरीके से हमारी इस 100 प्रश्नों की भारत की राज्य व्यवस्था की सीरीज का जो आज का सेशन है कंप्लीट होता है। और आप इस वीडियो को बार बार देखें, समझें, क्योंकि कानून का विषय है, क्लिष्ट भाषा हो सकती है, आपको समझने में एक बार में कठिनाई हो सकती है, लेकिन आप बार बार अभ्यास करेंगे तो हमें सफलता और समझने में आसानी जरूर हो जाएगी, सफलता भी मिलेगी। क्योंकि कविवर वृंद जी ने कहा भी है कि करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जातते सिल पर परत निशान। तो हमें बार बार अभ्यास करना है और अपनी सफलता को सुनिश्चित करना है। दोस्तों जुड़े रहिए नरेंद्र सिंह सोमवंशी कौटिल्य एकेडमी के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।